हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दुर्गेश पांडे। वेलकम टू पीडीसी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से वंशज आए, आज हम उस पर एक नया टॉपिक हिंदी में बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको इसमें काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने वंशज आए, उसके सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ हुई, दिल्ली सल्तनत है क्या। भाई देखो, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला चला था अपना गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, आप वीडियो के साथ में जुड़े रहें। वीडियो के साथ जुड़ने के बाद हम आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे कि इनको कैसे याद करना है। जैसे कि इसमें हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इनको याद करने की क्या ट्रिक होगी और हम इसे याद कैसे करेंगे और इनके बीच में क्या क्या नया नया इतिहास रचा गया, हम वो सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गुलाम वंश पे ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा और गुलाम वंश को ही पढ़ेंगे। गुलाम वंश सबसे पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें सभी वंशज में कितने कौन से राजा हैं, इन सभी को आप ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसको ज़रूर पढ़ें। आप नोट पेन कॉपी वगैरह लेके बैठें जिससे आपको ये चीज़ देखने सुनने और पढ़ने में अच्छा लगे। इसमें जितने भी मोस्ट चीज़ें हैं आप उसको जल्दी से जल्दी याद कर लें या जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखेंगे कि सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है अपना, इसकी पहले शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक और जिसका अगर कोई पूछता है तो स्टार्टिंग हुई है 1260 से, 1260 से एंड हुआ है 1290। मतलब गुलाम वंश 1260 से लेके 1290 तक का एक फिगर राउंड ऑफ में है। 1206, वही मैं सोचूं 1260 कैसे, भाई 1206 से लेके 1290 तक का एक राउंड ऑफ में 84 साल का एक बढ़िया सा रिकॉर्ड बना है। आगे इसमें लोग पढ़ेंगे। देखिए, सभी राजाओं में से जितने भी जो राजा थे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा, ये सभी कुतुबुद्दी राजवंश के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, रफुद्दीन फिरोज खां, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसरुद्दान और नसरुद्दीन महमूद, ये सभी शमसी राजवंश के अंदर आते थे। पहली महिला शासिका जो कि सभी लोग जानते हैं, रजिया सुल्तान, ये हमारे गुलाम वंश का ही एक हिस्सा है और गुलाम वंश के ही अंतर्गत आता है दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद इसमें देखेंगे सभी लोगों ने अपनी अपनी राजधानी जो कि अलग अलग की है। दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले इनकी राजधानी देखेंगे। राजधानी क्या है भाई? इनकी लाहौर रही है, इनकी दिल्ली रही है और इसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से राजधानी बनाई। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम दिल्ली को भी जानेंगे, दिल्ली को भी समझेंगे, दिल्ली में क्या कुछ नया है। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, जिसका शासनकाल 1260 से 1236 तक रहा है। जिसका शासनकाल कब से रहा है? 1260 से 1236। यहाँ भी आप आराम से देख सकते हैं, 1260 से 1236, ये वाला 1260 से 1236, ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक रहा है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के अनेक कार्य किए, जैसे तुर्क चिल्हगानी का गठन, विरोधों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ इसी ने किया था। सबसे पहले नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ईश्वरी प्रसाद कौन थे? इसमें ईश्वरी प्रसाद एक लेखक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, जो कि इनके बारे में लिखा है। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जिन परिस्थितियों में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया था, उसने एक सशक्त साम्राज्य के रूप में स्थापना की थी। उसी के आधार पर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक उसको कहा जाता है। दिल्ली इल्तुतमिश सुल्तान आज़म उपाधि व दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। ये नोट करने वाली चीज़ है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खुद की उपाधि क्या ली थी? सुल्तान आज़म। और वो पहला शासक बना जो उसने दिल्ली को राजधानी सबसे पहले बनाया। उससे पहले हमारी राजधानी क्या थी? लाहौर। उससे पहले हमारी राजधानी क्या थी? लाहौर थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हमारी राजधानी क्या होती थी? लाहौर। उसके बाद हमारी राजधानी क्या बनी? दिल्ली, इल्तुतमिश के समय में। इतना क्लियर है? वेल डन, बने रहे साथ में। अब आगे चलते हैं, दिल्ली का ही सल्तनत हम पढ़ेंगे। दिल्ली की पूरी विशेषता दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और
हम लोग इसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह मतलब कुतुबनी राजवंश को इस वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। सिर्फ इतना, कुल मिला के 11 जितने भी वंशज है गुलाम वंश में, हम इन सभी शासकों को नहीं पढ़ पाएंगे एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हम अपनी वीडियो में टोटल आपको छोटी से छोटी चीज़ों को से भी अवगत कराते चलेंगे। चलिए, अब हमने इतना देखा गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। और चीज़ें पहले, सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली में क्या है, सल्तनत काल के वंशज जो क्रमानुसार, उसका ट्रिक आप सबसे पहले इसमें देखें, पढ़ें और नोट कर लें। सल्तनत काल के वंशज गुल खिलातू सोलो में, गुल मीन्स गुलाम वंश 1206 से 1290, खिला मीन्स खिलजी वंश 1290 से 1260, तू मीन्स तुगलक वंश 1320 से 1398, और ये सोलो में, शोक में सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में शासकों को बदगान ए खास शाही गुलामों को कहा जाता है। भाई ये टॉपिक याद रखना, क्योंकि यहाँ पे शाही गुलाम आपको बहुत मिलने वाले हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे पढ़ क्या रहे हैं, गुलाम वंश। हम इस टाइम पे पढ़ क्या रहे हैं भाई, गुलाम वंश। जब हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हमें एक शब्द को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्या वो शब्द क्या है, बगदान ए खास मतलब शाही गुलाम। अब हम यहाँ पे जरूर देखेंगे शाही गुलाम हमारे पास कौन कौन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। इसको जरूर नोट डाउन कर लें अगर आपको आगे दिल्ली सल्तनत में इंटरेस्टेड हैं तो। आगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में कौन कौन से राजा रहे, कौन कौन से शासक हैं, उन सभी को याद करने का ट्रिक क्या है भाई, देखो। करो ना आराम इतना रुई, बाहर का आदन आलम नादे गया कब क्यों सुनाई में। ठीक है, देखो करो ना आराम से मतलब करो ना मिस कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इतना से इल्तुतमिश, रूई से रुकुनुद्दीन फिरोज खान, रजाई से रजिया सुल्तान, बार से बराम शाह, आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह, नादे से नसरुद्दीन महमूद, गया से गयासुद्दीन बलवन, और कब से कैकुबाद, और क्यों से क्योमर्स। क्योमर्स सबसे लास्ट शासक रहा है अपने गुलाम वंश का, गुलाम वंश, और इनका बलबनी राजवंश का सबसे लास्ट शासक है। गुलाम वंश के अंदर राजवंश भी हैं, इसको आप क्लियर रखिए। कुतुबरी राजवंश, शमसी राजवंश और बलबरी राजवंश, इन सभी के राजवंशों के अलग अलग नाम भी हैं। क्यों रखे, किसने डाला ये सभी नाम, किसने बनाए, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ कौन क्या कैसे। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत जब पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। भाई दिल्ली सल्तनत हमारे लिए क्या है, दिल्ली सल्तनत हमारे लिए क्या है, ध्यान दीजिए। देश की पहली राजधानी, देश की राजधानी पहले क्या थी, कोलकाता थी। पहली राजधानी क्या थी भाई, कोलकाता थी। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। जॉर्ज पंचम के द्वारा हमारा जो 1911 में सबसे पहले राजधानी स्वतंत्र देश मतलब स्वतंत्र नहीं था, 1947 में स्वतंत्र हुआ। हमारी पहली राजधानी जब बनी दिल्ली, वो क्या बनी थी, 1911 जॉर्ज पंचम के द्वारा, 12 दिसंबर 1911। ये डेट आप याद रखें, 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में राजधानी बनने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद एडवर्ड लुटियर और हर्बर्ट बेकर को देखरेख में नई राजधानी की रूपरेखा बनाई गई। उन्होंने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन को आकार दिया। दिल्ली का इतिहास 300 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, किन्होंने एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसको नई रूप दे रेखा दी। किसको, राजधानी को। नई दिल्ली शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1916 में किया गया था। नई दिल्ली का प्रथम जो इस शब्द का प्रयोग 1916 में किया था। पहले जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हेडलाइन में दिल्ली है, दिल्ली से दिल्ली कब कैसे बना, उसी की हम कहानी चर्चा पूरी इसी टॉपिक पे हम करेंगे कि ये दिल्ली से दिल्ली कब बना। पहले जैसे दिल्ली था, दिल्ली से का प्रयोग सबसे पहले 1916 में किया गया। शहर का उद्घाटन 13 फरवरी 1911 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इडविन ने किया था। इस शहर का उद्घाटन जो हुआ था वो पहला कब हुआ था, 13 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली का नाम निकला न्यू दिल्ली। तोमर राजा अंगद पाल ने 11वीं
11वीं सदी में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी किदविन के अंतर्गत लाल कोट में एक लोहे की कील भूमि में लगवाई थी। नई दिल्ली नाम से उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 1000 पहले मौर्य वंश के राजा दिल्लू ने शहर का पुनर्निर्माण किया और उसी के नाम पर दिल्ली को इतना वर्तमान नाम प्राप्त हुआ है। चलिए, ये तो हो गई हमारी दिल्ली की बात है। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम, पहले इसका पूरा नाम क्या रह चुका है, पूरा इसकी विवरण क्या है दिल्ली का, हम आपके सामने लाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, किस शासक के टाइम पे इसका क्या नाम था और उसके बाद किस शासक ने इसका क्या नाम करा। स्थापना 1800 पहले, तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। उस टाइम पे शासक इसके युधिष्ठिर थे और वर्तमान में वो जगह जहाँ पे वो शासन थे, वर्तमान में वो जगह कहाँ, पुराना किला और प्रगति मैदान जहाँ है, उस जगह के शासक कौन हुआ करते थे भाई, युधिष्ठिर। और उस जगह का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। 100 ईसा पूर्व उसका नाम दिल्ली का राजा दिल्लू उस समय के शासक थे और वो जगह कहाँ है, महरौली में है। 1224 में लालकोट, अंगरपाल, जो कुछ भी है। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर टाइम पे देख सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे 1911 ईस्वी में नई दिल्ली को सर एडवर्ड लुटियर, जिन्होंने इसकी क्या की थी, उद्घाटना की थी, जिन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। जैसे कि हम ऊपर यहाँ पे पढ़ के आए हैं, इनका उद्घाटन किन्होंने किया है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दिल्ली का इतिहास। दिल्ली पहले का इतिहास, दिल्ली का इतिहास क्या है, क्या रहा है, इसको देखेंगे। दिल्ली का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत काल में मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे पांडवों ने जिस इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की उसकी पहचान वर्तमान में दिल्ली के रूप में की जाती है। इसके पश्चात दिल्ली पर मौर्य, गुप्त, पाल वंशों के शासकों ने भी शासन किया था। देखो महाभारत काल में, मतलब यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया युधिष्ठिर जी जो 1800 ईसा पूर्व इंद्रप्रस्थ का जो नाम आया है वो कहाँ से अपने को प्राप्त हुआ है, महाभारत काल से ही मिला है। और उसके बाद दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत द्वारा की गई थी। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली पर शासन किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से पराजय हो जाने पर दिल्ली मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गई और 600 वर्षों तक मुस्लिम शासकों के अधीन रही। 1192 में जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और उन्होंने पूरा मुस्लिम शासकों के अंदर में कर दिया, 1192। ठीक है, अब 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को स्वतंत्रता बनाया गया और भारत संघ की राजधानी बनाई गई और अब तक ये भारत की राजधानी दिल्ली ही है। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित देश में घोषित कर दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो भाई 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। दिल्ली 1991 में संसद में 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, दिसंबर 1991 में। और किस संविधान संशोधन में, 69वां संविधान संशोधन। अगर कोई भी कहीं भी एग्जाम में आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल भी जाते हैं और इसे हमें याद करना होता है कि 69वां संविधान संशोधन में दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उसको घोषित किया गया। चलिए अब हमारा आता है गुलाम वंश। भाई हमारा अब क्या आता है, गुलाम वंश कब से कब तक रहा है। गुलाम वंश 1206, जो कि आपने ऊपर पढ़ा था, 1206 से चला है पूरा अपना। और आगे यहाँ पे हम देख पाएंगे इसकी पूरी, यहाँ पे हमने आपको कहा था और यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गुलाम वंश का, कोई दिक्कत नहीं है। 1290 तक यहाँ से आप इस टॉपिक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आगे आपको काम दे। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल PDC क्लासेस, इंस्टाग्राम चैनल PDC क्लासेस दोनों एक्टिव है, आप ये PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश में 1206 से 1290 देखने के बाद वंश का नामकरण, सबसे पहले इस वंश के बारे में पढ़ते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ और क्या है इस वंश का नामकरण की कहानी। ध्यान दीजिए, दिल्ली पर शासन करने वाले 3 अलग अलग वंशों ने थे। 3 अलग अलग वंश हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबरी, इल्तुतमिश ने शमसी
व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई दास वंश कहे तो वो भी गुलाम वंश का ही एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? दास वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और वह एक दास भी था। इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इस समय इस शब्द को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इस वंश में 11 शासकों में से केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे। आपको बता दें कि ये तीनों दास थे। किसके दास थे ये आगे हम इन पे चर्चा करेंगे। इसको गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। किसका दास था, कहाँ से ये दास आया था, ये हम आगे चर्चा करेंगे। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। हालांकि आप सभी लोग बता दें, जब ये राजा बने तो इनको दास पत्र देकर दासता से मुक्त कर दिया गया था। गुलामी पत्र देकर इनको गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, और आगे इसके बारे में देखेंगे। कुछ इतिहासकारों ने इसे इलबारी वंश का नाम दिया, परंतु ये शब्द भी उचित नहीं माना गया था, क्योंकि सभी शासक इलबरी जाति से संबंधित नहीं थे। ये भी एक जाति है, इलबरी जाति। जैसे कि सभी दास नहीं थे, वैसे ही सभी इलबरी वंश से बिलोंग नहीं करते थे। बलबन स्वयं को इलबरी तुर्क कहता था, किंतु उसके दरबारी इतिहासकार मिनाहुद्दीन सिराज। अब देखिए, ये नाम जो आया है ये किसके दरबारी थे भाई? ये थे बलबन के दरबारी। कौन थे? बलबन के दरबारी। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करके चलो, बाकी हम बाद में इसके शॉर्ट भी दे देंगे। अभी हमें कहानी देखनी है, कहानी से चीज़ें याद होती हैं। बलबन के इतिहासकार कौन थे? मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। तथ्य से यह सिद्ध होता है कि प्रथम इलबरी शासक इल्तुतमिश ही था। प्रथम इलबरी शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये भी आप टॉपिक नोट कर सकते हो। प्रथम इलबरी शासक कौन था? इल्तुतमिश प्रथम इलबरी शासक कहलाया या बना था। अजीज अहमद ने इस शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया, क्योंकि इसके अनुसार इन शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग अनुचित था। इसको क्या दिया? शासकों के लिए दिल्ली आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया गया था। कुछ इतिहासकार ने इन्हें संक्षिप्त में आदि तुर्क भी कहा है। अतः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम मामलुक शासक भी सर्वाधिक मान्य है। आदि तुर्क, क्योंकि ये पूरे तुर्क नहीं थे, मिक्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग जातिवाद, अलग अलग चीज़ें थी इसमें। चलिए आगे चलते। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शब्द गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशज हैं। इस प्रकार 1206 से 1290, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, बार बार ये आ रहा। 1206 से 1290 तक भारत पर शासन करने वालों को मामलुक नाम से संबोधित किया जाता है। मामलुक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्षों तक शासक किया था। अब ध्यान दीजिए, गुलाम वंश क्या है? यही है गुलाम वंश। दास वंश यही है। मामलुक वंश यही है। इन्हीं वंश का नाम 3 बार अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें टोटल 11 शासक रहे। 84 वर्षों तक इन्होंने शासन काल किया। 84 वर्षों तक ये शासन काल किए। अब इसमें प्रमुख शासन, पहला शासक जो आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्या था, कहाँ से गुलाम था, क्यों गुलाम बना, किसका गुलाम था, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कहानी के जैसे पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्टेड, मज़ा आएगा। उसके बाद आपको हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि शॉर्ट एकदम लिखा रहेगा नोट्स टाइप में, लेकिन कहानी जानने से हमें उनकी एकदम मूवी फिल्म जैसे आप कहानी अपने दिमाग में चलाइए और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? इनका सबसे पहला चीज़ 1206 से 1210 तक ही ये शासनकाल किया। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासनकाल किया, और ये मोहम्मद गौरी के गुलामों में से सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलाम थे। मोहम्मद गौरी, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी, जिसका नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका नाम के जो ऐबक है उसका नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है। चलिए अब आगे है, वह तुर्किस्तान का रहने वाला था। बचपन में ही दास के रूप में वो निशापुर के बाजार में लाया गया था। अब ध्यान दीजिए, कौन से बाजार में?
निसापुर के बाज़ार में वो लाया गया था। वहाँ उसे काजी फ़रुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी किसने ख़रीदा था? सबसे पहले अजी कूफ़ी जी ने खरीद लिया, जिनको हम शॉर्ट में काजी भी कह सकते हैं। काजी जी ने इनको खरीद लिया। काजी ने उनकी उचित ढंग से देखभाल की तथा धनुर्विद्या और घुड़सवारी की भी दीक्षा दी। उनको घुड़सवारी और धनुर्विद्या की भी दीक्षा दी और धनुर्विद्या में निपुण बनाया और घुड़सवारी को भी उनको निपुण बनाया। ऐबक ने कुरान पढ़ना सीखा और इसलिए उन्हें कुरान का पाई करने वाला कहा जाता है। अब देखो ऐबक के भी बहुत सारे नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक एक नाम है, दूसरा नाम आपको मिल गया क्या? कुरान खां। अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कुरान खां की उपाधि किसे मिली या किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में नेसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। उसे नेसापुर में पहले बेचा गया था, उसके बाद नेसापुर में किसने खरीदा था भाई उसे? काजी जी ने, काजी फ़रुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी जी ने उसे नेसापुर में खरीदा। अब इन्होंने नेसापुर से कहाँ ले जाके बेचा? गजनी। और गजनी में इनको किसने खरीदा भाई? मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन के जीवन का महान परिवर्तन आया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखूर, अभी उसको क्या था? कुरान ख्वां, जो कि उसका नाम कहा जाता था, ये उसकी पदवी है। अमीर आखूर मतलब शाही घुड़सवार का अधिकारी, जो घोड़े की देख रेख करे, वो उसका इंचार्ज बना दिया गया। अमीर आखूर के पद पर उसको प्रोन्नत कर दिया गया और उसे अमीर खां की उपाधि से उसे रखा गया। आगे देखिए, 1205 में गोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया। वस्तुतः गौरी की सेना योजनाओं को मर्द रूप ऐबक ने ही दिया था। उनकी जो सेना को बनाने का, सेना का नेतृत्व करने का काम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारी से ही अपना प्रधान मानने लग गए, क्योंकि गौरी सदैव ही मध्य एशिया की राजधानी में उलझा रहता था। मोहम्मद गौरी कहाँ उलझा रहता था? मध्य एशिया की राजधानी में उलझा रहता था। इसीलिए भारतीय तुर्क जितने भी थे वो सभी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रधान मानने लगे। आगे, ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। ऐबक का राज्याभिषेक अगर कोई पूछे तो भाई कब हुआ था? 25 जून 1206 में इसका लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 25 जून 1206, ठीक है। लाहौर की उस राजधानी में लाहौर ही उस टाइम की क्या थी? राजधानी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अब तराइन का युद्ध जब यहाँ हुआ है तो हम इसी वीडियो में तराइन के युद्ध के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी अलग वीडियो में, क्योंकि अभी हम ऐबक की चर्चा कर रहे हैं। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने दिल्ली निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बना लिया था। इंद्रप्रस्थ वही वाला जो हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल माली एवं शिल्पकार का पद के हेतु ही था, कि वो सिर्फ मालिक ही था। आगे देखेंगे, 1208 में गौरी के भतीजे मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र दे दिया था। देखो, दास मुक्ति पत्र जब इन्हें मिल गया, देव उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर दी, देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर दी। ऐबक को भारत में तुर्की राज की स्थापक माना गया। तुर्की राज का स्थापक किसे माना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसे दास मुक्त कब दे दिया गया? 1208 में। मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने उसे दिया था। मोहम्मद गौरी ने नहीं, उसके भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दासपत्र दिया था। ये सारी बातें याद करने लायक हैं। अपनी दानशीलता के कारण इसका अलग एक और नाम बना, लाख बख्श। इसका एक और क्या नाम बन के आता है सामने? लाख बख्श भी इसे कहा जाने लगा, मतलब लाखों का दान करने वाला। और पील बख्श भी इसका नाम हुआ। इसका मतलब होता है हथियारों का दान करने वाला। लाख बख्श और पील बख्श दो इसके नाम हुए। ये दोनों नाम से विख्यात हुआ। पहले एक नाम पहले ही हम पढ़ के आ चुके हैं, जो कि क्या था? ख्वाजा कुरान खां। कुरान खां इसका नाम था। हम इसके 3 नाम पढ़ चुके। आगे ध्यान देंगे, हसन निजामुद्दीन और फर्रुख मुबीर उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। उसके दरबार के 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। आप इनको अंडरलाइन करें एंड नोट करके जरूर रखें, कभी कभी ये आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के
दो प्रसिद्ध विद्वानों का नाम बताओ, या दो प्रसिद्ध विद्वान इसमें से कौन कौन से हैं। ऐसे इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है भाई? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा था। किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। अब कभी ये मत कह देना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। नहीं, इसका नाम कुतुब मीनार इसलिए है क्योंकि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम दिल्ली में जो की है, पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित कराया। मतलब पृथ्वीराज तृतीय का जो किला था राय पिथौरागढ़, उसको तोड़वा के ध्वस्त करवा के उसमें एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम, भारत की प्रथम मस्जिद जिसका नाम क्या है? कुवत उल इस्लाम, और दिल्ली में, जो कि दिल्ली में है। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज विशलदेव फोर के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर है। मतलब जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका उस जगह पे क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको ध्वस्त करवा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि अजमेर में है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था भाई? बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण चौगान पोलो के मैदान में घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु के बाद लाहौर में ही दफनाया गया। ये तो हो गई इतनी पूरी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला हमारे सरदार आते हैं, शासक आते हैं आराम शाह। ये नाम से ही लग रहा है आराम शाह, सिर्फ ये कुछ माह तक का ही शासक कर पाए। उसका क्या समस्या है आगे देखते हैं। ऐबक की अचानक मृत्यु के कारण उनके उत्तराधिकारी में की चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं ही हल किया और आराम शाह को लाहौर में 1210 सुल्तान घोषित कर दिया गया। परंतु आराम शाह एक असक्षम आराम तलब व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो ऐबक का विश्वासपात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था। अब देखो आपने ऊपर हम सभी पहले पढ़ के आए हैं, आराम शाह के बाद अगला जो शासक बनता है वो इल्तुतमिश ही बनता है, परंतु ऐबक का वो बेटा नहीं है। ऐबक से उसकी क्या दोस्ती या क्या रिश्ता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बदायूं का गवर्नर रह चुका है, ऐबक का विश्वासपात्र गुलाम भी है और उसका दामाद, ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश। आप ऐसे रिलेशन से याद करो, हमेशा याद होता रहेगा। ऐबक का दामाद कौन है? इल्तुतमिश है, और वो बदायूं का गवर्नर भी था। वो बदायूं का क्या था? गवर्नर था। और इसको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। किसको? आराम शाह। आराम शाह जो एकदम असक्षम और आराम तलब व्यक्ति था, इनको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया था। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर मार डाला और स्वयं ही सुल्तान बन बैठा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उन्होंने ही कुतुबुद्दीन बेटे की मतलब आराम शाह की हत्या की और खुद सुल्तान बन बैठा। अब इसमें हम कंफ्यूज होंगे, बहुत सारी विचलता आएगी, कौन किसका राजा था, किसने किसको मार दिया। इसके लिए भी हम आपके एक बढ़िया सा ग्राफ लेके आए हैं, आप इसको देखें और समझें। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का संस्थापक कहा जाता है। पील बख्श, लाख बख्श और कुरान ख्वा 3 उपाधि है इसकी। इसके साथ शक हुए आराम शाह और इल्तुतमिश। आराम शाह के आगे कुछ नहीं चला, इसको मार दिया गया। इल्तुतमिश के बाद तीसरे के बाद चौथा रुकन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बाराम शाह, नसरुद्दीन, गियासुद्दीन। अब इन सभी को मारा गया होगा, तभी इनसे आगे बना केसरुको, बरखुखा, केकुकाबाद और क्यामर्स, इनका एक है ये। ठीक है, हम सभी पूरा इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और यही सब पूरे शासक
हैं अपने गुलाम वंश के। हमने पढ़ा इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश से। ठीक है, प्रथम तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इसका मुख्य आक्रमण जो रहा है मुल्तान के विरुद्ध 1175 में, गुजरात पर विजय 1178 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी द्वितीय युद्ध में, चंद्रवार का युद्ध में 1194 जयचंद की पराजय और उनकी हत्या की थी। मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, वैवाहिक संबंध ऐबक का विवाह तजुद्दीन एल्दोस गजनी शासक की पुत्री, बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा मुल्तान शासक, पुत्री का विवाह इल्तुतमिश दास व दामाद दोनों था। ठीक है, कुतुबी वंश तुर्की राज्य का संस्थापक कहलाया, गुलाम वंश का संस्थापक कहलाया। पोलो खेलते हुए इसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण घटना 1194 में गजनी वापस चला गया। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने राज्य का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल दिया। वो कब वापस गया था? 1194 में। 1205 में पूरा वापस भी आया था। क्या किया था वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। विजय गोखरों के विरुद्ध के बाद वापस जाते समय 1206 में हत्या कर दी गई। ठीक है, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो कुछ भी वीडियो में समझ में ना आया हो वो हमसे आप किसी भी सोशल मीडिया टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी पीडीसी क्लासेस सब्सक्राइब करें और हमें मैसेज करके बताएं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमसे बिल्कुल बेझिझक मांग सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपकी सहायता के लिए। हम जल्द ही इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे जिसमें आपको नोटिस टाइप का नोटबुक रहेगा आपका, उसमें आसानी से आप बना पाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और आगे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके और फ्रेंड्स भी हमारे वीडियो देख पाएँ और सभी चीज़ों को पढ़ पाएँ। थैंक यू।